हेलो दोस्तों। ये वीडियो मणिपुर में हुए बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट के बारे में है और ये आर्टिकल लिखा गया है मिस्टर दुष्यंत दवे जी के द्वारा। वो क्या बोलते हैं और मणिपुर के इंसिडेंट के बारे में और जो सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी की जो गवर्नमेंट उन्होंने क्या बोला है और क्या होना चाहिए, वो सब इस आर्टिकल में मैं एक्सप्लेन करूँगी। खैर, मैंने आर्टिकल पढ़ा उससे पहले मैंने वो वीडियो को देखा भी एंड इट वाज जस्ट शॉकिंग, रियली शॉकिंग। आई कांट इमेजिन कि उन लड़कियों पर, औरतों पर क्या बीती होगी। और इस समय मणिपुर की तो है ही, साथ में पूरे इंडिया की जितनी भी फीमेल्स हैं वो क्या सोच रही है कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी पीपल हैव व्हेन देयर इज अबाउट द कम्युनल फ्रेंजी। जब लोग मतलब इस तरीके से आ जाते हैं कि दो अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं पर है तो इंसान ही ना। है तो वो लोग इंसान ही, चाहे भले ही कोई भी आइडेंटिटी हो उनकी, लेकिन इंसानियत से तो ऊपर कुछ नहीं हो सकता ना। इंसानियत से भी वो जाके वो गिर के इस तरीके की हरकत करना। और एक औरत तो सबके घर में होती है, किसी की माँ, किसी की बहन होती है, किसी की दोस्त भी होती है, किसी की बीवी होती है। नहीं तो पैदा तो हर कोई किसी की माँ ने ही किया है हर किसी को। तो वो इस तरीके से एक औरत के साथ हरकत करना और वो भी पब्लिकली उसके साथ इस तरीके से करना, तो दैट वाज वेरी वेरी शेमफुल फॉर इंडिया। तो चलिए मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ इस आर्टिकल को। वीडियो जो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है मणिपुर के इंसिडेंट के बारे में, औरतों को जो असॉल्ट किया गया है, और सिर्फ एक या दो आदमी के द्वारा नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ कम्युनल फ्रेंजी, एक सांप्रदायिक पागलपन है और एक बहुत ही बुरा लिंचिंग है। ठीक है, ये कहती हूँ कि जैसे वो रास्ते में कई बार ऐसा होता है ना, दूसरे संप्रदाय के लोग एक आदमी को लेके उसका गला काट देते, ये तो उससे भी ज्यादा बदतर है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक सुमोटो एक्शन लेते हुए कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा डीप कंसर्न है इस चीज़ को लेके, और उन्होंने टाइम दिया है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए एक्शन ले, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल है। और थोड़ा और टाइम दे रहे हैं, अदरवाइज वो सुप्रीम कोर्ट फिर खुद कुछ एक्शन लेगी। और वो जानते हैं कि ये जो चीज़ें हुई है, चाहे भले ही वो एक इंसिडेंट हो, चाहे भले ही ये बहुत सारे इंसिडेंट हो, कौन जानता है। ठीक है, अभी तो एक ही वीडियो वायरल हुई है, ये तो किसी को पता नहीं ना कि क्या पता औरों के साथ ऐसा हो रहा हो, वह वीडियो ही ना बनी हो, या क्योंकि वहां पे इंटरनेट बैन था। और ये वीडियो अब इसलिए वायरल हुई है, मई की वीडियो। तो सुप्रीम कोर्ट ने के पास 6 मई के आसपास एक पीआईएल आई थी और वो रिट पिटीशन था। तो वहाँ पे फंडामेंटल जो राइट्स हैं बहुत सारे लाखों लोगों के मणिपुर में, उसको लेकर थे। ठीक है, तो विच वर एलिजली अंडर थ्रेट ड्यू टू कम्पीट, क्योंकि देखो उनके फंडामेंटल राइट्स अंडर थ्रेट क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी एकदम कंप्लीट फेलियर हो चुका है। तो कोर्ट ने क्या करा कि एक मतलब एक कंक्रीट ऑर्डर पास करने की जगह है, उन्होंने ये कहा कि देखो गवर्नमेंट जो है, वहाँ के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कहते हैं कि वी ऑन दिस साइड ऑफ पब्लिक, मतलब हम यहाँ पे जनता के लिए हैं, और हम ये जो मैटर पिटिशनर ने जो मैटर दिया है उसकी सेंसिटिविटी को जानते हैं। और देखो अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन, जो भी ये बात कह रहे हैं पिटिशनर, जो ये बात कह रही है या कह रहा है, जो उसकी मिस इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा बाहर मीडिया में आई तो और ज़्यादा सिचुएशन वहाँ ख़राब हो जाएगी। और अभी तो जैसे तैसे हम नॉर्मल सी पे नॉर्मल कर पाए हैं, उस सिचुएशन को बाद में और ख़राब हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो कि मई में किसी ने पिटीशन डाली कि बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट पिटीशन डाली जाती है अंडर आर्टिकल 32, वो उन्होंने डाली। तो वहां पे फिर थोड़ी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को, कोई कॉन्क्रीट ऑर्डर पास नहीं किया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया कि हम यहाँ पे है, और अगर इस पिटिशनर की जो सेंसिटिव बात है जो उन्होंने कही है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये आती है बाहर तो और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। ये बात हुई है। अब ये बात वो जो वीडियो को लेकर हुई थी पिटिशनर की, या उसने कोई और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की है, वो अभी खैर इसमें क्लियर नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस अभी किया है सीनियर एडवोकेट कॉलिन मतलब उसी टाइम की बात है जब ये पिटीशन के बारे में बात हो रही थी मई में, कि एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस जो कि पिटिशनर की तरफ से थे। पिटिशनर की तरफ से कौन थे? एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस। तो उन्होंने कहा कि जो आपके जैसे संदेह हैं कि ये कम्युनिटी कर रही है या कोई और कर रही है, जो भी आपने पिटिशन में बातें लिखी हैं, तो इसकी अगर ये बातें सामने आएंगी तो इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर से तो ऊपर नहीं है आपका संदेह। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसको प्रोसीडिंग्स को हम एक प्लेटफॉर्म की ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए ये प्रोसीडिंग के बाद में और ज़्यादा वायलेंस बढ़े और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाए, जो कि ऑलरेडी हो रही हैं मणिपुर में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं इन सब चीज़ों को रोकने के तो ठीक है, हम वो बात मानेंगे। और लेकिन इस मैटर को एज अ पार्टीशन मत लो, आप ह्यूमैनिटेरियन की इशू को देखो। ठीक है, और वी शुड बी कॉन्शियस फॉर द रेमिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप बात समझ रहे हो कि पहले भी इस बात पे बात हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पीआईएल के थ्रू जा चुका है। अब 2 मंथ ही हुए हैं। ठीक है, और स्टेट आप देख रहे हो इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं और अब ये वीडियो देखी गई है, जबकि वहां पे यूनियन मिनिस्टर की विजिट भी हुई थी। ठीक है, कई विजिट हो चुकी है, तब भी इस तरीके का इंसिडेंट हुआ। और प्राइम मिनिस्टर जी जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी इस तरीके की इतनी बड़ी चुप्पी में ये चीज हो चुकी है। तो जबकि वो कभी भी फेल नहीं करता, राइटर ऐसे कहते हैं कि हमेशा कोई भी चीज किसी और ऐसे स्टेट में हो जाए जहाँ पे उनकी अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन की स्टेट गवर्नमेंट है, वो तब तो वो कभी भी चुप नहीं रहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं। अब मणिपुर में जहाँ पे उन्हीं की पार्टी की सरकार है तो फिर वो चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है, इतने टाइम से 2 महीने से। तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्शियस होना चाहिए हर बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक रोल दिया गया है अंडर आर्टिकल 32, जहाँ पे हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट को गारंटी किया जाता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 में क्या होता है ना कि जब भी किसी के अगर कोई फंडामेंटल राइट को कोई छीन रहा है या उसके फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की बात आती है, तो वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। तो ये जो ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है एनफोर्स कराने की फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन, वो उनको सीरियसली लेनी चाहिए। बी आर अम्बेडकर जी ने जब ये प्रोविजन मतलब उस टाइम पे 9 दिसंबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कोई मेरे से पूछे तो मैं एक आर्टिकल के बारे में बोलूंगा, जो कि वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की दिल और आत्मा है वो आर्टिकल। तो वो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 32। क्योंकि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट को छीन रही है या कोई भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट को छीन रहा है ना, तो तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर देखा जाए तो अंडर आर्टिकल 32 कोई भी अगर गया है तो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट अप्रोच रही है। मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है, इनकंसिस्टेंट अप्रोच रही है। तो जबकि इट इज क्विक टू डेवलप फाइन जुरिडिक्शन जो सॉरी जुरिस्प्रूडेंस, बट इक्वली क्विक इज नॉट अप्लाइंग इट। मतलब जुरिस्प्रूडेंस तो ठीक है, डेवलप कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, आर्टिकल 32 ये वो ऐसे जा सकते हैं लोग, बट अप्लाई कहाँ हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे आए हैं कि कोर्ट ने एक्ट ही नहीं किया है, फेल हुई है कोर्ट एक्ट करने से। हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है उनके फेक एनकाउंटर हुए हैं पूरी कंट्री में, उनके हाउस तोड़े गए हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज के हाउस तोड़े गए बिना किसी उनके ऊपर वॉलेंटली अटैक हुआ है। ठीक है, तो मेजोरिटेरियंस के द्वारा कहने की बात है, तो हाईएस्ट कोर्ट ने तब भी चुप्पी साधे हुई है। तो देन व्हाट गुड इज फॉलोइंग? तो फिर क्या क्या अच्छा है इस लॉ को डिक्लेयर करने, मतलब आर्टिकल 32 में फिर अच्छा ही क्या? जब जा रहे हैं लोग तब भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, तो फिर कुछ अच्छा ही नहीं है, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। ठीक है, द कंपल्सन ऑफ द जुडिशियल इनोवेशन। अब ये तो एक बात होगी कि आर्टिकल 32, दूसरा एक होता है जुडिशियल इनोवेशन। ठीक है, तो जुडिशियल इनोवेशन बहुत जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर स्टेट। मतलब अगर सबके लिए कोई सोशल ऑर्डर है, कोई वेलफेयर वेलफेयर है, तो वो सबके लिए समान हो। ठीक है, और सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, इसके लिए जुडिशियल इनोवेशन बहुत जरूरी। जुडिशियल इनोवेशन पता है क्या होता है? कि जजेस ना अपनी तरफ से कोई एक्शन ले सकते हैं, जुडिशियल इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है,
मोर इम्पोर्टेंटली कोर्ट जो है नॉट मेरे पैसिव, वो पैसिव नहीं है कि मतलब पहले कुछ चीज होगी फिर बाद में वो एक्शन लेंगी या कोई लोग जाएगा तभी वो एक्शन लेंगी। वो डिसइंटीग्रेटेड एम्पायर और ऑन लुकर नहीं है, बट हैज अ कि कोर्ट के पास ज्यादा डायनेमिक और पॉजिटिव रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है। मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ एंड दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो सुपरवाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए। दूसरा, अगर गवर्नमेंट कोई चीज इम्प्लीमेंट करे या कोई भी इम्प्लीमेंट करे तो उस इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करने का भी रोल किसके पास है? कोर्ट के पास। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 में। तो वहां पर ये सारी बातें कही थी कि जुडिशियल इनोवेशन एक टेक्निक है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर स्टेट होता है। और कोर्ट एक पैसिव नहीं है या डिसइंटरेस्टेड एम्पायर नहीं है, वो सबसे ज्यादा डायनेमिक और पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, मतलब वो अपनी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि हम लोग सुपरवाइज करते हैं इम्प्लीमेंटेशंस को। तो indeed as relief is positive implies affirmation action, decisions are not one shot determination but have ongoing implications। तो इसीलिए जो भी, अगर मान लो चलो आप कोई पॉजिटिव, मतलब गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव या इम्प्लाइज अफर्मेशन एक्शन लेती है, डिसीजन लेती है, तो वो एक वन शॉट डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता, बट हैव ऑन गोइंग इम्प्लीकेशन। तो रेमेडी जो है, जो भी रेमेडी है वो इम्पोज भी करी जा सकती है, नेगोशिएट भी हो सकती है, क्वासी नेगोशिएटेड भी हो सकती है। रेमेडी जो भी कोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो रेमेडी इम्पोज भी होगी, नेगोशिएटेड एंड क्वासी नेगोशिएटेड भी है। तो ये एक्चुअल में आर्टिकल 32 में कई सारी रेमेडीज बताई हुई है। इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट के रोल है, जुडिशियल इनोवेशन के बारे में बात कर रहा है। अगर ये, ठीक है, इफ दिस इज द अप्रोच ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट, तो कह रहा है कि अगर ये बात वो शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इतने अच्छे से सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कर रही है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो, तो फिर ये अप्रोच मणिपुर के केस में कहाँ चली जाती है? मणिपुर के लोगों को प्रोटेक्ट करने में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? 100 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं और स्टेट जो है उसमें वहां पे बहुत ज्यादा लूट हुई हुई है, ऑटोमेटिक वेपन्स यूज करे जा रहे हैं। ठीक है, रिट पिटीशन फाइल हो रही है पीआईएल के फॉर्म में, और एंड हैड सफिशिएंटली उन्होंने कई बार वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स के बारे में बोला है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन तब भी कोर्ट जो है obliged to intervene and not merely wish it away fearing that its platform was used। मतलब ये नहीं कि वो इस चीज में इंटरवीन करें, लोगों की बात सुने, बल्कि उल्टा इस बात से कोर्ट डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज ना कर लिया जाए, ये बात और ज्यादा उछले ना मीडिया में, और फिर बाद में और भी अपोजिशन पार्टियां वगैरह बोलेंगे। तो वो इस तरीके से सोच रही है, ये नहीं कि इंटरवीन करके जो भी आपको आर्टिकल 32 में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको पूरा करें। तो ये बात है। ठीक है, इट इज अ वे ऑफ रूलिंग पार्टी ऑफ फर्स्ट एलॉय मायहम इन अ स्टेट। ये कह रहा है कि ये रूलिंग पार्टी का एक बड़ा आसान तरीका है कि पहले आप वहां पे तबाही होने दो और फिर उसके बाद कोर्ट के पीछे बैठ के देखो और ऐसा प्रटेंड करो कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी ड्यूटी ये है कि वो ये देखे कि वायलेंस हो क्यों रहा है। वो एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाए, एक्सपर्ट कमिटी, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो, रेप्यूटेड रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स हो, सिविल सर्वेंट्स हो, ताकि वो इस इशू को देखे और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके बारे में रिपोर्ट दे। जिससे जिससे क्या होगा कि ना कोर्ट को एक डायरेक्शन मिलेगी। अब ऐसा है कि अभी तो कोर्ट कोई कमेटी नहीं बना रही, वो सब जो वो सुन रहे हैं, जो भी गवर्नर जनरल कह रहे हैं या रूलिंग पार्टी कह रही है वही बात सुन रहे हैं, है ना। तो उनको एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए और तभी तभी उनको एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन मिलेगी, तभी वो इतने सारे लोगों की जानों को बचा सकते हैं और एक जो जरूरी और जो सही मेजर्स है उनको ले सकते हैं, ताकि उनके जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि अंडर आर्टिकल 21 एंड 14 के अंडर में आते हैं उनको एनफोर्स कर सके। सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, वो लीगल प्रिंसिपल है, जिसमें पता है क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, कि कंट्रोल होना चाहिए एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट पावर। मतलब जब भी जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर यूज कर रही है तो उसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिस्ट्रॉय कर दे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, जो भी हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको डिस्ट्रॉय ना करे, इसलिए उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जुडिशरी अलग एंड
एग्जीक्यूटिव अलग, ये दैट सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर रखें। तो ये इतनी बड़ी बात जो मैंने बोली है ना कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये एक लीगल प्रिंसिपल है, कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट के एक्सरसाइज पर, एंड सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेस एक्सेट्रा। तो ये ऐसे ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। आईआर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस हुआ था 2007 में, और 9 जस्टिसेस की बेंच थी उस टाइम पे। तो ये बात तब बोली गई। तो हम चलो आशा करते हैं, और हमें ट्रस्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे कि वो इस मणिपुर की जो सिचुएशन की सीरियसनेस है उसको समझे, और उस हिसाब से फर्मली और अफर्मेटिवली एक्शन ले। तो पूरी की पूरी आशा सुप्रीम कोर्ट पर है, और जो उन्होंने टाइम दिया है अगर अभी गवर्नमेंट को, तो आई मतलब हम सब लोग आशा करते हैं कि वो कुछ एक्शन लेंगे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी सारी अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग उन्होंने केसेस में जो वर्डिक्ट्स में बातें कही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो उनको पूरा करें। चलिए मैं इस आर्टिकल को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और आई होप आपको ये समझ में आया हो। और आपके जो भी कमेंट सजेशंस हुआ करे तो प्लीज़ आप दिया करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।